नमस्कार, मैं हूं एनवी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसेन हेलो डॉक्टर। आमतौर पर जब पेशेंट को डॉक्टर बताता है कि उसे कैंसर हो गया है तो वो घबरा जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है और उसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन अब ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न मेथड्स है और केवल अर्ली डिटेक्शन हो गया तो वो 100% क्यूरेबल भी है। लेकिन सवाल ये आता है कि 100% क्यूरेबल तब हो जब वो अर्ली डिटेक्ट हो जाए, और कैंसर की ऐसी बात है कि अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल सिम्टम्स नज़र नहीं आते। अब इन्हीं सारी बातों को लेकर काफ़ी कुछ रिसर्च हो रहा है, और इसी रिसर्च के फील्ड में हमने आज HCG हॉस्पिटल कैंसर के लिए जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर शांतनु एस पेंडसे को आमंत्रित किया, जो कि एक एसोसिएट कंसल्टेंट है और MBBS MD करने के बाद इन्होंने DM ऑन्कोलॉजी में करने के बाद स्पेशलाइजेशन भी किया इस फील्ड में, और सुपर स्पेशलाइजेशन का जहाँ सवाल होता है इन्होंने गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट और DJ मेडिकल एसोसिएशन से जो एफिलेटेड है उससे भी इनका नाता है। आज हम बात करेंगे इनसे कि ये कैंसर में लेटेस्ट मोड्स या टेक्निक्स क्या है, खासकर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। नमस्ते सर, मैं जैसे बता रहा था कि नए टेस्ट आए हैं, इनमें एक टेस्ट का नाम अक्सर सुनने में आता है और वो है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। ये मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कुछ हम कह सकते हैं कि शायद कोविड-19 की वजह से हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे और आज हम इसको एक प्राइम मेथड मानते हैं। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी, फिलहाल कई सारे बार हम जब कैंसर के डायग्नोसिस की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग एक डायग्नोसिस का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हमारा कैंसर किस तरीके से बिहेव करेगा से लेके हमारा क्या ट्रीटमेंट सही रहेगा से कई सारे डिसीजन से मॉलिक्यूलर टेस्टिंग पे ही आधारित लिए जाते हैं। बस मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जो होते हैं वो कई सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग कॉस्ट से, अलग अलग मेथड से। तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन से कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, किस प्रकार के ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और पेशेंट की ओवरऑल फर्दर प्लान क्या है। जी, आपने कहा मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, तो टाइप्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट और क्यों इम्पोर्टेंट है? जी, कई सारे टाइप्स है, जो कॉस्ट अलग अलग है, करने के तरीके अलग अलग है। जैसे कॉमनली PCR होता है, जो हमने कोविड में सुना होगा RT-PCR, उसी टाइप से PCR होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि स्पेसिफिक होता है पर जो नोन फैक्टर है उसी को डिटेक्ट करता है। तो जब हमें पता है कि कोई एक हाथ स्पेसिफिक चीज़ के लिए देख रहे हैं तो हम PCR कर सकते हैं। कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेस्ट होते हैं, जैसे कि जीनोम सिक्वेंसिंग होता है, NGS होता है, NGS में होल एक्सोम सिक्वेंसिंग होता है या फिर होल जीनोम सिक्वेंसिंग होता है, जो कई सारे जीन्स एक टाइम पे टेस्ट करता है। ये जीन्स की जब हम बात करते हैं, वो जो ट्यूमर का बायोप्सी जो लिया जाता है उसी का DNA निकाल के उस पर टेस्ट किए जाते हैं। जी सर, लेकिन वाई MT, वाई मॉलिक्यूलर टेस्टिंग क्योंकि एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड्स, मतलब हाउ इट इज़ बेटर? जी, ट्रेडिशनल मेथड्स को मैं ये नहीं कहूँगा कि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ट्रेडिशनल मेथड्स को सब्सटीट्यूट है, वो उनका कॉम्प्लीमेंटरी है। ट्रेडिशनल मेथड्स से बेसिक डायग्नोसिस होने के बाद मॉलिक्यूलर मेथड से हम ट्रीटमेंट तक पहुंचने के कुछ रास्ते हैं कि जिस पे आधार पे ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, जिसके लिए स्पेसिफिक कोई म्यूटेशन जो हमें मिलता है उसके लिए थेरेपीज अवेलेबल है, जिसके हिसाब से हम थेरेपी करने से इसको हम पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। कि इन जनरल पेशेंट को सिर्फ लंग कैंसर करके ट्रीट करने से ABC दवा देने से अच्छा है कि उसको XA म्यूटेशन मिल गया तो XA म्यूटेशन पे काम करने वाला दवा हमारे पास है, तो वो पेशेंट को वो दवा दी जाए, उससे बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं, कम साइड इफेक्ट्स। सर, ये देखने में आया कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, खासकर ऑन्कोलॉजिस्ट जो है, वो लोग ये मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की ओर रुखसत हो रहे थे। क्या वजह है इसकी, कोई खास वजह? जी, वही वजह है कि जब हम चौथे स्टेज की बात करते हैं कई सारे बीमारियों में, तो पहले हम महीनों में बात करते थे कि कुछ महीने लाइफ एक्सपेक्टेड है, हम कुछ हद तक आराम कर पाएंगे। अभी जो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के बाद जो दवाइयाँ है, जो टेस्ट अवेलेबल है, उनके हिसाब से जो टारगेटेड थेरेपीज बोलते हैं उसको, जो टेस्ट के हिसाब से स्पेसिफिक टारगेट करके ट्रीट करते हैं। तो टारगेटेड थेरेपीज से अभी हम सालों में बात कर रहे हैं कि सालों में पेशेंट को लाइफ मिल रहा है, स्पेसिफिक एक्शंस हो रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कम हो रहे हैं। और कई सारे कैंसर्स है जिनमें एक दवाई वो म्यूटेशन के लिए काम करते, तो हो सकता है हम कई सालों के बाद बीमारी का नाम लेने के बगैर वो सिर्फ म्यूटेशन का नाम लेंगे कि जो टेस्ट में हमें मिला है और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जी सर, डायग्नोस्टिक्स की बात करें हम तो जनरली एक पेशेंट से या तो सलाइवा कहिए, ब्लड कहिए या बायोप्सी जो है वो पॉइंट से उसका एक कैंसर का या सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्ट करें। तो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग में एग्जैक्टली होता है क्या, मतलब हाउ डू दिस एक्चुअली टेक प्लेस?
मॉलिकुलर टेस्टिंग अगर हम ब्रॉडली कहें तो बहुत वेग टर्म है। अगर हम कैंसर की बात करेंगे, पेशेंट का जो बायोप्सी लिया जाता है उसमें जो टिश्यू होता है, टिश्यू मतलब जो पार्ट होता है, कण होते हैं निकाले हुए कैंसर के पेशियाँ, उसके डीएनए निकाला जाता है। कुछ मेथड्स होते हैं जिससे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उस पर टेस्ट किए जाते हैं। तो कौन सा टेस्ट करना है, वो हमारा टारगेट क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा एडवाइस करते हैं। पर बेसिकली हमारा टेस्ट करने का तरीका है डीएनए। तो उसको सोमैटिक बोलते हैं। सोमैटिक मतलब जो ट्यूमर में मिला है उसको टेस्ट करना। दूसरा मतलब बेनाइन नहीं, जो आप जिन ट्यूमर निकाला है उसमें से। ट्यूमर कोड भी आइदर मैलिग्नेंट और बेनाइन। ट्यूमर कोड भी बिनाइन और मैलिग्नेंट, पर हम बिनाइन में अभी तक मॉलिकुलर टेस्टिंग का बाय एंड लार्ज जैसा कुछ रोल नहीं है। सर्जिकली यही मेथड होता है बिनाइन के लिए। हम अभी के इसमें फोकस रहेगा कि क्यूरेट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में मॉलिकुलर। जी, इसके पहले एक टर्म सुना है सर हमने, जेनेटिक टेस्टिंग। वो क्या है और इसका और मॉलिकुलर टेस्टिंग में क्या अंतर है? जी, मॉलिकुलर टेस्टिंग जो करते हैं, मॉलिकुलर टेस्टिंग एक प्रकार वो कह सकते हैं हम। जेनेटिक टेस्टिंग करने का प्रकार भी वो हो सकता है। पर जब हम ट्यूमर पे टेस्ट करते हैं कोई भी मॉलिकुलर टेस्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जेनेटिक हो। जेनेटिक टेस्टिंग जब हम कहते हैं तब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरऑल बॉडी के सेल्स में सब जगह पे वो होना चाहिए, तभी वो जेनेटिक है। तो मॉलिकुलर टेस्टिंग यूजुअली ट्यूमर पे किया जाता है। जैसा कोई हिस्सा निकाला गया है ट्यूमर का, उस पे मॉलिकुलर टेस्ट होता है। और अगर हम जेनेटिक पर्पज से वो कर रहे हैं तो जैसे ब्लड निकाला जाएगा कि जो पूरे बॉडी में है, वो ब्लड में सेल्स होते हैं, या फिर सलाइव बकल मतलब ये बकल म्यूकोजा का जो अंदर का सेल्स होता है वो निकाला जाना, तो वो जेनेटिक टेस्टिंग में वो चेक किया जाता है। वो कौन कौन से डिजीज है सर जो हम जेनेटिक टेस्टिंग से कहिए मॉलिकुलर टेस्टिंग से हम डिटेक्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कैंसर? कुछ अटैक्सिया टेलेंजेक्टेसिया जैसे कुछ बीमारियां हैं, कुछ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ऐसे कोई बीमारियां है कि जो कैंसर छोड़ के जहाँ पे जेनेटिक टेस्टिंग का रोल है। बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जेनेटिक टेस्टिंग। ऐसे कहना, उसकी शुरुआत जेनेटिक काउंसलिंग से होती है कि जब हम कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कुछ तो जेनेटिक फैक्टर है, तो राइट फ्रॉम द अराइवल ऑफ द पेशेंट वो कैसे दिखते हैं, हलचल कैसा है, बाकी साथ में जुड़ी हुई फीचर्स क्या है, घर में क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये सब देखते हुए जेनेटिक टेस्टिंग एडवाइस किया जाता है। जेनेटिक और मॉलिकुलर टेस्टिंग की जो हम बात करें वो यूजुअली कैंसर में करते हैं। बाकी इसमें अभी तक जो है वो स्पेसिफिक ये कम है। जी सर, शुरू में मैंने कहा था कि स्टेजेस होते हैं कैंसर के, तो हाउ डू यू डिस्टिंग्विश कि ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट की नौबत आ गई है? स्टेज जो होता है वो अलग अलग कैंसर्स के, अगर हम जनरल बात करें तो बीमार स्प्रेड हुआ नहीं है अगर कैंसर, या फिर कोई भी लोकल ट्रीटमेंट से, जैसे कि कह सकते हैं कि ऑपरेशन हो, रेडिएशन हो, उससे अगर हम वो पूरा निकाल पाएंगे या फिर उसको पूरा कंट्रोल में कर पाएंगे, तो यूजुअली वो स्टेज पहला, दूसरा, तीसरे तक सीमित रहता है। और चौथा स्टेज का मतलब यूजुअली ये होता है कि वो बियॉन्ड कोई एक ट्रीटमेंट के आगे है। उसको पूरे शरीर को कुछ ना कुछ तरीके से हमें एड्रेस करना पड़ेगा। तो शरीर में उसका हिस्सा छोड़ के, जैसा पेट का कैंसर छाती में फैलना, छाती का पेट में फैलना हो गया, तो वो चौथा स्टेज कहलाता है आमतौर पे। जी, और ये जो स्टेजेस है सर, कहाँ तक पेशेंट को बचा लिया जा सकता है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज? सर फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में कई सारे कैंसरों में 90-95% तक पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। अच्छा, 100% तो नहीं कहूँगा। रिकरेंस का चांस रहेगा, उसके लिए भी कई सारे फैक्टर्स है कि वही कि बीमारी का नेचर कैसा है, कौन सी जगह पे है, निकालना कितना सक्सेसफुल हुआ है, उसके आगे पीछे का ट्रीटमेंट्स कितना लिया है। तो स्किल्ड सर्जन, प्रॉपर ऑन्कोलॉजिकल सेंटर, एक्सपीरियंस सर्जन या फिर एक्सपीरियंस ट्रीटिंग फिजिशियन का हो या जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है, ये सारी चीज़ें कई बार मायने रखती है। एक और टर्म हम अक्सर सुनते थे, और वो जीनोम सीक्वेंसिंग। तो इसके क्या बेनिफिट्स, क्या ड्रॉबैक्स, क्या है, रिस्क क्या है, और क्यों किया जाता है? जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे हमने बात की, मॉलिकुलर टेस्टिंग का एक पार्ट है, उसका ही एक प्रकार है जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बोलते हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में एक समय पे कई सारे जीन्स टेस्ट किए जाते हैं एक ही सैंपल में, जो पैरेलली रन होते हैं। पैरेलली का मतलब है एक ही समय पे कई सारे टेस्ट होंगे, जिसमें हमारे नोन भी होंगे, कोई अननोन भी होंगे। तो वो करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें
जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो छोड़ के भी कोई म्यूटेशंस मिलते हैं। दूसरा लिमिटेशन है, शायद टेस्ट का लिमिटेशन नहीं है, हमारा लिमिटेशन है कि कई सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, उनका सिग्निफिकेंस हम नहीं जानते हैं। तो शायद ये टेस्ट का लिमिटेशन मैं नहीं कहूँगा, ये हमारा लिमिटेशन कहूँगा कि हम नहीं जानते भी कि वो पॉजिटिव आने से क्या मतलब है और उसका हमें क्या इंटरप्रेट करना है। जी, इसी के साथ साथ एक और टर्म है सर जो कंज्यूमर जेनेटिक सीक्वेंसिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? कंज्यूमर जेनेटिक सीक्वेंसिंग सर इंडिया में अभी तक बहुत कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई पेशेंट या कोई कंपनी प्रोवाइडर जो टेस्टिंग कराता है वो अपने आप या फिर कंज्यूमर अपने हिसाब से, कंज्यूमर मतलब कोई भी लेमैन या पर्सन, कोई भी इंसान अपने मर्जी से अपने को चाहे वो टेस्ट करा रहा है जेनेटिक तौर पे। तो उसके प्लस ये है कि प्रोबेबली जो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहता है, जो डॉक्टर का जो खुद से कुछ कराना चाहता है वो कर सकता है। दूसरी बात है कि ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल हो पाता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, तो शायद ज़्यादा लोग उसको कर पाएंगे, विद एक्सेस ज़्यादा लोगों को अवेलेबल होगा। उसका ड्रॉबैक ये है कि कौन सा टेस्ट कराना है कि जिसको पता नहीं है वो कोई रैंडम टेस्ट करा के कुछ मतलब नहीं है। करेक्ट। और उसका अगर कुछ इंटरप्रिटेशन आता है तो उसका इंटरप्रिटेशन अगर निकालने वाला कोई नहीं है तो भी टेस्ट करा के कुछ मतलब नहीं। तो दोनों है, प्लस माइनस दोनों है। कई सारे अदर इश्यूज भी है कि इंश्योरेंस प्रोविजंस और ये सब जो कंज्यूमर टेस्ट पे शायद कोई इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, कोई करेंगे, तो कई सारे फैक्टर्स ऐसे ऐड होते जाते हैं उसमें। तो इन अ वे इट इज़ बेटर कि आप डॉक्टर के थ्रू जाएं, क्योंकि डॉक्टर विल गिव यू द एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उसके बेसिस पर टेस्टिंग कराना भी ठीक है। जी जी। समथिंग लाइक कोई पेशेंट जो सर्दी खांसी हो गया अक्रॉस द मेडिकल काउंटर जाके कुछ टैबलेट्स दे देता है और जब नहीं ठीक हुआ तब वो डॉक्टर के पास वापस। जी सही है। अगर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कराता हूँ मैं तो ये पता चल सकता है कि मेरे को क्या पोटेंशियली आगे रिस्क होने की चांसेस है? जी, उसको प्रोग्नोस्टिकेशन बोलते हैं। प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स होता है, जैसा एक प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, कोई म्यूटेशन आना वो बताता है कि एक बीमारी कितना तेज़ है, कितना फास्ट है, अगर हम ट्रीटमेंट करने से कितना तेज़ रहेगा, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते तो उसका नेचर, जो बीमारी का, जैसे कोई बंदे का, इंसान का नेचर होता है, वैसे हर बीमारी का अपना नेचर अलग है। एक ही लंग कैंसर कोई एक आदमी नहीं है, हर एक आदमी अलग है। वैसे हर एक लंग कैंसर अलग है, हर एक किडनी का कैंसर अलग है। तो जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है वो बताता है कि ये किस टाइप से है, कितना तेज है, किसको सुनने वाला है। यानी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आगे चलकर ये हो सकता है, बोल सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। जी। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को व्यू कर रहे, देख रहे हैं, शायद उनके मन में एक सवाल उठता है कि ये तो ठीक है, ये टेस्ट के नाम सुन के कुछ डरावनी टेस्ट लगते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव कितना होता है और क्या कॉस्ट रहता है अगर ये टेस्ट कराए? देखिए, कॉस्ट इफेक्टिव की बात करेंगे तो अभी ऐसे पेपर्स भी है कि जो बताते हैं कि अंधेरे में ट्रीटमेंट करके सस्ता ट्रीटमेंट करने से अच्छा है कि हम एक जो दिशा एक पक्की पकड़ के चले, उसमें रैशनलिस्ट, तो लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। अगर हम स्पेसिफिक टेस्ट्स की बात करेंगे तो सिंपल जो RT-PCR या जो टेस्ट होते हैं वो आमतौर पे 5 से 6 हज़ार के करीब जाते हैं। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखेंगे, जो बड़े टेस्ट होते हैं जिसको NGS कहेंगे, अगर NGS की बात करते हैं तो ये टेस्ट पे कॉस्ट वेरी करते हैं कि हम कितना जीन्स टेस्ट कर रहे हैं, पर सबसे कम देखा जाए तो करीबन 20,000 के 25,000 के आसपास इंडियन जो लेबोरेटरीज़ है वो कर रहे हैं। 70-80 हज़ार में करने वाले भी ज़्यादा पैनल, ज़्यादा नंबर ऑफ़ टेस्ट, ज़्यादा नंबर ऑफ़ जीन्स टेस्ट करने वाले भी लेबोरेटरीज़ हैं। और अगर जिसको सही में ओरिजिनल जो बोलते हैं कि जिसने भी कभी एक मार्केट में लाया था, मार्केट में या दुनिया में, तो उनका कॉस्ट करीबन 2 लाख के करीब जाता है। पर ज़रूरी नहीं है कि 2 लाख का टेस्ट ही हमें कुछ सही बताता है। प्रैक्टिकली 5 से 6 हज़ार से लेके ये टेस्ट की शुरुआत होती है। मतलब एक रफ रेंज बताया आपने कि इस बीच में रह सकता है। जब हम टेक्निकल बात करें सर, एक पॉइंट और आता है कि जेनेटिक मार्कर्स नाम का एक टर्म सुनते हैं हम, तो ये मार्कर्स क्यों और कैसे हेल्पफुल हो जाते हैं? जी, जैसे हम कोई स्पेसिफिक पेशेंट्स लगते हैं कि कोई पेशेंट का फैमिली का हिस्ट्री होता है कि जैसे एक 40 साल की फीमेल आती है ब्रेस्ट कैंसर लेके या ओवरी का कैंसर लेके, जो कि आम तौर पे थोड़ा लेट होना चाहिए 50-55 में, या फिर कोई पेशेंट आता है जिसको दूसरा कैंसर होता है, तो ऐसे इसमें हम पर्टिकुलरली रेकमेंड करते हैं कि कोई तो जेनेटिक टेस्ट किया जाए। पर्टिकुलरली जो कॉमनली मिलते हैं, जो उसमें सबसे कॉमन है, 100 में से 5 से 10% पेशेंट से होता है कि जिनमें जेनेटिक कुछ मिलता है, पर जिनमें मिलता है उनके लिए वो लाइफ एंड डेथ की बात हो जाती है।
क्योंकि एक जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव आने से उसका इम्पैक्ट सिर्फ पेशेंट पे नहीं, उसके पूरे फैमिली पे होना होता है। तो कॉमनली किए जाने वाला जो करते हैं वो ब्रैका बोलते हैं उसको। ब्रैका करके एक जीन है जिसका म्यूटेशन होने से कई सारे कैंसरों का खतरा बढ़ता है। ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन मतलब जो गर्भाशय के अंडाशय का कैंसर होता है उसका खतरा बढ़ता है। उसके साथ में चलने वाले मेल्स मतलब जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ता है, पैंक्रियाटिक कैंसर का खतरा बढ़ता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं कि जिनको बढ़ते हैं। और इसमें से कुछ करीबन 70 से 80% प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हमें पता चल गया कि ये रिस्क है, ये जीन पॉजिटिव आ रहा है। तो फैमिली का पूरा हम स्टेप्स ले सकते हैं कि फैमिली में ये स्क्रीनिंग किया जाए, कुछ स्टेप्स लिए जाए, प्रिवेंटिव मेडिसिन दिए जाए, या फिर वो पेशेंट में और क्या स्टेप्स लेने हैं ये सब लेने में जी। तो सिर्फ कैंसर क्योर होने के बाद भी ये बहुत आगे जाके जो एक्शन है वो ज़्यादा मायने रखते हैं जी। इसके साथ ही एक और टेक्निकल टर्म ये भी जानना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग होता है, ये एग्जैक्टली होता क्या है सर और कैसे अगेन हेल्पफुल है? नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो होता है वो भी डीएनए जो हम बोल रहे हैं डीएनए पे किया जाता है। अगर ट्यूमर पे करते हैं तो ट्यूमर पे भी होता है। आजकल सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स का मतलब है ब्लड से भी ये किया जा सकता है। तो उसमें डीएनए पे ही टेस्ट होता है, कई सारे जीन्स एक साथ टेस्ट किए जाते हैं। उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे एग्जांपल इल्यूमिनेटी करके एक प्लेटफॉर्म होता है। ये प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म्स है, उस पर नंबर ऑफ जीन्स टेस्ट किए जाते हैं। हो सकता है कि हम 100-150 जीन्स टेस्ट कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं, 400 कर रहे हैं। तो ये टेस्ट में हमें कई नोन मतलब जो हमें पता है वो भी म्यूटेशंस देखते हैं, साथ में जो हमें नहीं पता है वो भी म्यूटेशंस देखे जाते हैं। बट हाउ डज इट हेल्प अल्टीमेटली? हमारा कई बार ये एनजीएस में, जैसे मान लीजिए लंग कैंसर है, लंग कैंसर में हमारे पास एनजीएस में कुछ EGFR म्यूटेशन पॉजिटिव आ गया, जिसके लिए हमारे पास अभी टैबलेट्स है। तो जो टेस्ट नहीं कराएगा उसको हम वो टैबलेट्स नहीं रिकमेंड कर सकते, जिसके पास वो टेस्ट ही नहीं है। एनजीएस ही स्पेसिफिक नहीं, बट कुछ भी जो टारगेट करने के लिए वो अगर नहीं है रिजल्ट तो हम टैबलेट नहीं कर सकते, उसको कीमोथेरेपी पे ही चलना पड़ता है। अगर हमारे पास वो पॉजिटिव आ जाता है तो वही पेशेंट वही गोलियों से कीमोथेरेपी से बेहतर रिजल्ट्स लेता है, कम साइड इफ़ेक्ट्स लेता है और घर पे गोली खाते रहता है। हम 5-7 साल की बात कर रहे हैं अभी विथ ये टेस्टिंग और उसके साथ अवेलेबल थेरेपी जी। तो ये काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट है, हमारा थेरेपी उस पर डिपेंड करने वाला है। सर कमिंग बैक टू मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, इसकी एक्यूरेसी कहिए, सक्सेस रेशियो कहिए कितना है? एक्यूरेसी अलग अलग मेथड्स पे है। जैसा कोई पीसीआर जो मेथड हमने कहा कि पीसीआर जो मेथड है, अगर हम कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट हम स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं तो पीसीआर ज़्यादा एक्यूरेट होता है, वो सही से जानेगा जो 1 या 2 जीन्स हम देख रहे हैं उसके लिए। पर अगर हमें पता नहीं है कि हमें क्या ढूंढना है, हमें कुछ तो ढूंढना है, तो फिर एनजीएस ज़्यादा एक्यूरेट है। एनजीएस ब्रॉड कह सकते हैं हम कि ज़्यादा ब्रॉड है, ज़्यादा डीप नहीं है। पर अगर हमें एक ही चीज़ पकड़ ली है और उसमें डीप जाना है तो फिर पीसीआर टेस्ट एक्यूरेट है। फिर भी करीबन सब टेस्ट का एक्यूरेसी 85 to 90% ही रहता है। 5 से 10% सब टेस्ट का मिस होने का या फिर गलत डायग्नोस होने का रिस्क तो रहता है जी। सर WHO के वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कैंसर को लेकर, जो उनके फिगर्स है, जिसमें कहा गया कि महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो करीब 22,60,000 पर ईयर पेशेंट्स आते हैं। तो व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर सच अ बिग नंबर? अभी के हिसाब से देखा जाए एक तो जेनेटिक है, पर जेनेटिक 5 से 10% में ही महिलाओं में वो जेनेटिक होता है, मतलब फैमिलियल होता है, घर में चलने वाला होता है। बाकी 90 में स्पोरेडिक कहते हैं। स्पोरेडिक का मतलब है कि कोई लिंक नहीं है फैमिली से पर आ गया है, कोई स्कैटर्ड कह सकते हैं जी। तो कोई रिस्क फैक्टर्स है, लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स है, कोई हार्मोन्स रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स है। पर ये सब रिस्क फैक्टर्स देखते हुए भी अगर हम इंडियन डेटा लेते हैं तो इंडियन डेटा के अनुसार इंडियन महिलाओं में 5 से 10 साल पहले पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर। तो ये क्यों है? जो रिस्क फैक्टर्स देते हैं वो कई बार इंडियन फीमेल्स में नहीं पाए जाते, जैसा कि मोटे होना, कई साल हार्मोन्स की टैबलेट्स लेना, बच्चे नहीं होना, ब्रेस्ट फीड नहीं कराना। तो कुछ तो इंडियन फीमेल्स का जो ब्रेस्ट कैंसर का नेचर है वो थोड़ा सा कुछ अलग है, पर वो सब हम तभी समझ पाएंगे जब बहुत सारे महिलाओं का, करीबन हजारों लाखों महिलाओं का अलग से मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होगा,
उसका एनालिसिस होगा तो शायद हम समझ पाएंगे कि इंडिया में ये क्यों अलग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन विमेन शाय अवे, शायद ये डिस्कस नहीं करते हो, डॉक्टर की बात छोड़िए घर में भी डिस्कस नहीं करते हैं, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। एक रेगुलर चेकअप वगैरह नहीं है। यस सर, ऑफ कोर्स वो एक रीज़न है। दूसरा एक्सेस टू हेल्थ केयर एक है। हम अभी नागपुर में बैठे हैं ठीक है, पर कल कई गांव में बैठी हुई है फीमेल, उसको पता भी चले तो उसको कुछ भी करने के लिए नागपुर आना पड़ता है। तो शायद वो उधर ही महीना 2 महीना 3 महीना तो उधर ही निकल जाते हैं उसके, तब तक हम कई चीज़ें स्टेप क्रॉस कर चुके होते हैं। जी सर, आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पढ़ रहा था जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर, थोरेसिक कैंसर्स और यूरोलॉजी कैंसर, इन तो व्हाट ट्रेंड्स डू यू फाइंड इन दीस थिंग्स? कुछ हद तक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर्स मतलब पेट का, एक तो स्टमक जो कहते हैं उसका, और दूसरा संडास की जगह का आंतड़े का कैंसर, जो लिखा हुआ है बुक्स में या फिर प्रीवियसली लिटरेचर में, उससे कई बार थोड़ा सा यंगर पॉपुलेशन में अभी ज़्यादा बढ़ रहा है इंसिडेंस। कुछ तो केमिकल्स है, कुछ जेनेटिक चेंजेस है, मतलब एपिजेनेटिक जेनेटिक चेंजेस, कुछ बाहर के फैक्टर्स, लाइफस्टाइल, ये सब मिलके है। कैन देयर बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल में हमारे हाथ में लाने के लिए कितनी चीज़ें मैं नहीं जानता, पर एटलीस्ट जल्दी पकड़ के उनको ट्रीट करना, ये हम कर सकते हैं। हमारे दर्शकों को आप HCG कैंसर के हॉस्पिटल के बारे में कुछ ब्रीफिंग कीजिए सर। जी, HCG कैंसर हॉस्पिटल में फ़िलहाल सब बेसिक जो कैंसर की और एडवांस्ड है, सब तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, अंडर वन रूफ है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो सर्जन ऑपरेशन करने वाले कैंसर के डॉक्टर, जो कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, ये सब करने वाले मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन करने वाले रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन की एडवांस्ड मशीन जो लीनियर एक्सेलरेटर है वो है, सब टेस्ट हमारे पास होते हैं, पेट स्कैन उधर होता है। और इम्पॉर्टेंटली जो कई सारे पेशेंटों का और डिसीजन मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से होता है, मतलब सब लोग मिलके उसका डिस्कशन होके एक कंक्लूजन पे आके डिसीजन होता है। तो कोई एक दिमाग से या फिर कोई एक बंदे की मर्जी से यूजुअली डिसीजंस नहीं होते। जी, एंड मोरओवर एक अक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। जी, एक अक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। योजना जो पेशेंट्स को अफोर्डेबिलिटी का इशू है, उनको वो योजनाओं में ट्रीटमेंट हो रहा है, और ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि योजना के डॉक्टर्स अलग है या योजना के ये अलग है। करेक्ट। आपका ये शो सर पूरा एज इट इज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, खासकर टेक्निकल इश्यूज़ को लेकर। फिर भी अगर एक मैसेज देना चाहोगे तो क्या रहेगा सर? कुछ भी हो जाता है। पहली चीज़, कैंसर वर्ड से मत डरिए। कैंसर ये वर्ड सुन के उधर से भाग जाने से कैंसर नहीं भागने वाला है। दूसरी बात, कन्वीनियंस मत देखिए, जहाँ पे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो देखिए। फ़िलहाल के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए जो भी करना पड़ता है, जैसे कि हमने अभी बात की कि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग है, एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, ये अगर आपको फीजिबल है तो अपने आप डॉक्टर से सवाल कीजिए कि हम ये कर सकते हैं क्या, इसमें कुछ हमारे बीमारी में इसका कुछ रोल है क्या, इसके लिए ज़रूर जानकारी लीजिए। और कोई भी हॉस्पिटल में जब आप जाते हो तो जो भी एडवाइस मिलते हैं उसको बिना शक के फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।